नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। परिसीमन विधेयक पर महाविकास आघाड़ी में बड़ा मतभेद, शरद पवार के समर्थन पर संजय राउत हुए आक्रामक। परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले सुप्रिया सुले समर्थन करे तो अच्छा है, वरना जनता इनका विरोध करेगी। बगावत को रोकने के लिए मातोश्री में हुई बैठक, उद्धव ठाकरे के पार्षदों ने किया विद्रोह, शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी घोषणा, किसानों के लिए एक और खुशखबरी, कर्ज माफी के बाद बिजली बिल माफ किए जाएंगे। केतन अग्रवाल मामले में मां ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा भावुक खत, लिखा आप एक शोकाकुल मां की आवाज जरूर सुनेंगे, इंसाफ की मांग। श्रीकांत शिंदे बनेंगे मोदी सरकार में मंत्री, एकनाथ शिंदे गुट को मिलेंगे 2 बड़े पद, 17 जुलाई को होगा ऐलान। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका आम सभा में स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों को हटाने की मांग पर हंगामा, मेयर ने उत्पाद शुल्क विभाग को पत्र भेजने के दिए निर्देश। पुणे में पुलिस और एफडीए ने शैम्पू और केमिकल से नकली दूध बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 करोड़ का माल किया जब्त। बीएमसी का बड़ा फैसला, धारावी रीडेवलपमेंट के लिए अडानी सरकार एसवीपी को मिलेगी मुलुंड की 15 एकड़ जमीन। मुंबई में मेन होल से जुड़े हादसों को रोकने और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बीएमसी का बड़ा कदम, मेन होल रेल गार्ड किए जाएंगे तैनात। और खबरों में सबसे पहले बात विपक्ष को लगे झटके की। आघाड़ी का वजूद खत्म हो चुका है। अब उद्धव के बाद शरद पवार भी खत्म हो गए हैं। शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की खबरों ने आघाड़ी को जबरदस्त झटका दिया है। परिसीमन बिल को लेकर महाविकास आघाड़ी में बड़ा बंटवारा देखने को मिला। निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन विधेयक पर सुप्रिया सुले ने कहा कि ठाकरे की शिवसेना, डीएमके और कांग्रेस ने इसे मंजूरी दे दी है। शरद पवार ने इस बिल का समर्थन किया है, जिसके कारण ठाकरे खेमा खासा नाराज है, जिस पर संजय राउत ने कहा, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, वो अलग विषय है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहाँ के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं। अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आई। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप संजय राउत कुछ भी कहें, उसका उल्टा ही मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि वो जब मुंह खोलते हैं तब वो झूठ बोलते हैं और उनका हर दांव उल्टा पड़ता है और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को होता है। अब संजय राउत ने कहा है कि ये पूरी तरह गलत है। हम एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी और इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। हम परिसीमन विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे। वैसे सुप्रिया सुले ने खुद एनडीए में जाने की खबरों को खारिज नहीं किया है। फडणवीस के साथ आधी रात को हुई मुलाकात में डील फाइनल हो चुकी है। अब सिर्फ शरद पवार के फैसले का ऐलान होना बाकी है और यही औपचारिक घोषणा रह गई है। अंदर खाने सब कुछ फाइनल हो चुका है, यानी शरद पवार पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। परिसीमन बिल पर शरद पवार गुट के समर्थन की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आ गया। एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि अगर सुप्रिया सुले की पार्टी बिल पर समर्थन देगी तो अच्छा है, लेकिन उनका इंडी गठबंधन जो है वो अभी भी असमंजस में, यानी सस्पेंस बरकरार है। तंजिया लहजे में एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को परिसीमन बिल का समर्थन करना ही पड़ेगा, वरना जनता इनका विरोध करेगी। इनको पता है कि महिला आरक्षण का विरोध करने पर इनका ही विरोध होगा और पश्चिम बंगाल जैसे हालात हो जाएंगे, इसलिए इनको समर्थन करना ही पड़ेगा। बिल जरूर पास होगा। एकनाथ शिंदे के साथ 4 बागी सांसद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो हाल ही में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की बगावत पर बागी होने के बाद शिवसेना में शामिल होने पर भी एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, 6 सांसद 2/3 बहुमत के साथ हमारे साथ आए हैं।
लोकसभा स्पीकर के पास सभी सांसद गए, वह प्रक्रिया पूरी की है। अब शिवसेना का बहुमत बढ़ चुका है। हम जो काम करते हैं पक्का ही करते हैं, पहले आपने देखा ही होगा। इसके अलावा शरद पवार के नेता जयंत पाटिल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने कहा, हर बार राजनीतिक बातें नहीं होती। शरद पवार हमारे पास आए तो लोगों के पेट में दर्द हो गया, कुछ लोगों के तो जमाल घोटे जैसे हालात हो गए। हम एनडीए की विश्वसनीय पार्टी जिसको एनडीए में लेना है, इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना होता है। आपको बता दें, इससे पहले एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ बैठक की थी, जहां पर मंत्रिमंडल को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। खबरें ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। शरद पवार के नेता और विधायक जयंत पाटिल अजित पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की फडणवीस के साथ वर्षा बंगले में देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मीटिंग के बाद ठाकरे गुट में भी बड़ी बगावत नजर आने लगी है। उद्धव ठाकरे ने खुद इस बगावत को रोकने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। खबर है कि नासिक नगर निगम के कुछ पार्षद बगावत की तैयारी कर चुके हैं, या कहें कि वो ऐलान ही कर चुके हैं। खबर यह है कि पार्षद शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। पार्षदों के बीच फूट की चर्चा के बाद नासिक के पार्षदों ने ठाकरे से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात मातोश्री में हुई, लेकिन सारे पार्षद नहीं पहुंचे। सभी पार्षद बैठक में मौजूद नहीं रहे। नासिक के पार्षदों को पार्टी अनुशासन की समीक्षा करने और उनकी निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए मुंबई बुलाया गया था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि 10 से 12 पार्षद शिंदे की शिवसेना के संपर्क में हैं। ठाकरे की शिवसेना पार्षद मंडल के नेता केशव पोरजे के नेतृत्व में पार्षद मुंबई के लिए रवाना जरूर हुए, लेकिन इस बैठक में सभी पार्षद मौजूद नहीं रहे। शिवसेना ठाकरे गुट के एक के बाद एक कई बड़े झटके उद्धव ठाकरे को लग चुके हैं। उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने पहले ही विद्रोह कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया और इसके बाद सचिन अहिर ने भी पार्टी छोड़ दी। 18 जुलाई को शाम 4:30 बजे नागपुर में उद्धव राम रक्षा प्रदर्शन भी करने वाले हैं। सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, क्योंकि राम राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक है, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों सहित सभी दलों को इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर के दान घोटाले को लेकर बेलगाम हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिर्फ खेद व्यक्त किया, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मूल आरोपी अभी भी फरार है, उसे बचाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राम रक्षा कहे जाने वाले लोगों पर मंदिर के 550 करोड़ रुपए की दान पेटी को तोड़कर 14,000 करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगाया। यानी एक तरफ तो नागपुर में उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। कई नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं और कई पार्षद अब उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। और खबरों में आप बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बड़े ऐलान की। महायुति सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा कर दी है। जल्दी किसानों को ऋण माफी का फायदा मिलेगा। किसानों के ऋण माफ करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस को बीजेपी राज्य समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने 48,000 करोड़ रुपए की बिजली माफ करने की भी घोषणा कर दी। इससे किसानों में खुशी का माहौल छा गया है। आपको बताएं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिजली बिल माफी की घोषणा करते हुए कहा कि बिजली बिल माफ करने की घोषणा जो है वो किसानों के हक में जाएगी और किसानों का खर्च कम करने के लिए 2 कदम और उठाए जाएंगे। हमने किसानों के लिए 7.5 हॉर्स पावर तक की बिजली बिल माफ कर दिए हैं। बिजली कंपनी अपने कोष से भुगतान नहीं करती है, हम बजट से भुगतान करते हैं। आप सभी के नाम पर 7.5 हॉर्स पावर के पुराने बिल हो गए और कंपनी का कर्मचारी कभी भी वसूली के लिए आ सकता है, लेकिन अब हम 48,000 करोड़ रुपए के पुराने बिल माफ करने जा रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि किसानों का रिकॉर्ड साफ हो और वो इतिहास रच सके। ऋण माफी पर बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनावों की आशंका के बिना ही ऋण माफ करने का फैसला लिया गया है। हमने ऋण माफी का वादा किया था और राज्य में हमें इसमें कामयाबी मिली है। नगर निगम और जिला परिषद चुनाव हुए और जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। अगर हम राजनीतिक रूप से सोचते तो चुनाव नहीं होते। हम 2029 में ऋण माफी के बारे में सोच सकते थे, लेकिन किसानों का कल्याण राजनेताओं का मामला नहीं है। ये महायुति सरकार है, ये देवा भाव की सरकार है और हमने ये फैसला लिया। और देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, मैंने नियमित रूप से ऋण चुकाने वालों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया था। कुछ विधायकों से चर्चा के बाद मैंने 2 लाख रुपए तक का ऋण एक मुश्त माफ करने का निर्णय लिया। किसानों को अब एक भी पैसा नहीं देना होगा। और खबरों के आखिर में बात करते हैं केतन अग्रवाल मर्डर केस में। इस मामले में एक और भावनात्मक मोड़ आ गया है। केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल ने पीएम मोदी को खत लिखा है और अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है।
इससे पहले केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक खत लिखकर दोषियों को कड़ी सजा और न्याय दिलाने की मांग की थी। इससे पहले केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने जो खत लिखा था उसमें उन्होंने फौरन कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट में उन्होंने सुनवाई की मांग की और आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राखी अग्रवाल ने अब पीएम मोदी को खत लिखा है और अपने दिल की बात कही। उन्होंने लिखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखना पड़ेगा। मेरे बेटे की बेरहमी से उसकी जान ले ली गई और उसके साथ ही मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा। हर माँ की तरह मैंने भी केतन के खुशहाल जीवन और शादी का सपना देखा था, लेकिन इसके बजाय मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बेरहमी से जो जान ली गई है उसके साथ ही मेरी पूरी दुनिया भी थम गई। हमारे घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिलाता है, उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें और उसकी मुस्कान की जगह छाई खामोशी। ये सब मुझ पर हर दिन एक एहसास दिलाते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगा। केतन की मृत्यु के ठीक 20 दिन बाद मेरे ससुर जी का देहांत हो गया और परिवार में एक और गहरा आघात लगा। वो केतन से बहुत प्यार करते थे और अपने पोते के खोने का दर्द सहन नहीं कर सके। कुछ दिनों में हमारे परिवार की 2 पीढ़ियां छिन गई। मोदी जी, मैं बस एक माँ हूँ। मैं सहानुभूति या किसी विशेष व्यवहार की भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ न्याय मांग रही हूँ। न्याय के बिना बीतता हर दिन हमारा दर्द बढ़ाता है। केतन शायद वापस ना आए, लेकिन जिन्होंने उसकी जान ली है उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ और मेरे बेटे को न्याय मिले। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया सुनिश्चित करें कि मेरे बेटे के मामले में उचित ध्यान दिया जाए। बिना किसी देरी के न्याय मिलना चाहिए। कृपया केतन को महज एक केस फाइल बनकर ना रहने दें। वो किसी का बेटा था, किसी का पोता था और किसी का भाई था, लेकिन मेरे लिए वो पूरी दुनिया था। यानी केतन अग्रवाल के मामले में पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी खत लिखा गया और अब पीएम मोदी को खत लिखा गया है, और जिसमें एक माँ ने अपने सभी भाव व्यक्त किए हैं और कहा है कि मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। और उधर इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। सिया और चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत तो बढ़ा दी गई है, लेकिन उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।